नमस्कार। आप सभी का उत्कर्ष परिवार में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मेरे साथ डॉक्टर विकास सिंह के साथ आप भारतीय संविधान तथा राज्य व्यवस्था में वो प्रश्न जो 2018 के आईएएस के प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे गए हैं, उन पर एक परिचर्चा करेंगे। पिछली क्लास में हम सब ने 2019 के संविधान और राज्य व्यवस्था के क्वेश्चनों को देखा था और अपेक्षा करता हूं कि आप में से जो लोग 2020 तथा 2021 के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन क्वेश्चन के माध्यम से आपको अपनी रणनीति तय करने में मदद मिली होगी। लेकिन एक सही रणनीति स्पेशली प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से निर्धारित करने के लिए आवश्यकता इस बात की है कि न केवल हमें एक वर्ष के पिछले पेपर का, बल्कि पिछले 2-4 सालों के पेपर्स का तुलनात्मक अध्ययन करना होगा। तभी आपको पता लगेगा कि कौन कौन से पोर्शन से किस तरह के क्वेश्चन बनने का ट्रेंड शुरू हुआ है और कहां से संभावित प्रश्न बनने की संभावना ज्यादा बनी है। तो इसी क्रम में आज हम सब भारतीय तथा संविधान राज्य व्यवस्था के 2018 प्रीलिम्स से पूछे गए प्रश्नों पर एक विस्तृत पर चर्चा करेंगे। ये देखेंगे कि 2018 में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। पीछे आपने 2019 के प्रश्नों को समझा, आज हम 2018 के प्रश्नों को समझेंगे और 18 और 19 के पेपर के माध्यम से आप आसानी से 2020 को लेकर अपनी एक सुनिश्चित रणनीति का निर्माण कर सकते हैं। तो चलिए एक नजर डालते हैं 2018 के संविधान और राज्य व्यवस्था के प्रश्नों पर। अगर हम बात करें कि भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से 2018 में कितने प्रश्न पूछे गए, तो संविधान तथा राज्य व्यवस्था से राज्य व्यवस्था से 2018 आईएएस प्री की बात करें तो सीधे सवालों की संख्या 14 है, 14 सवाल है और 14 सवाल आपके प्रीलिम्स क्रैक करने में अच्छी खासी भूमिका रखते हैं। और संविधान से सामान्यतः मैंने पीछे भी कहा कि बड़े आसान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपकी चीजों पर पकड़ है, कंसेप्ट आपका क्लियर है, तो आप आसानी से संविधान से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें आंसर दे सकते हैं। तो हम इन 14 के 14 सवालों पर गौर करते हैं कि कहां से क्वेश्चन पूछे गए और इनकी उपयुक्त व्याख्या क्या होगी। 2018 के अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 को लें, क्वेश्चन हल करने से पहले हर क्वेश्चन को आपको ध्यान देना है कि 2 से 3 बार अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि 2-4 सवाल आप ऐसे गलत कर देते हो जो आपको आते रहते हैं, लेकिन ह्यूमन एरर की वजह से या जल्दबाजी की वजह से आप क्वेश्चन गलत करते हो और ये गलती कई बार हमें बहुत ज्यादा भारी पड़ जाती है। कोई भी सवाल नहीं आ रहा है, हमारा गलत हो रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन पूरा ये प्रयास होना चाहिए कि ऐसा सवाल जो हमें आ रहा है वो हमारा गलत नहीं होना चाहिए। तो यूपीएससी के किसी भी पोर्शन का क्वेश्चन है उसे हमें 2 से 3 बार पढ़ के आंसर देने का प्रयास करना है। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि निजता के अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, जीवन व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किससे उपयुक्त कथन सही एवं समुचित ढंग से अर्थित होता है। अब क्वेश्चन सीधे सीधे एक अधिकार को लेकर पूछा जा रहा है, वो है राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार। तो पहली बात तो ये उठती है कि इस अधिकार को लेकर क्वेश्चन क्यों पूछा गया। तो भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था में आप ध्यान दीजिएगा, हमेशा ऐसे प्रश्नों की संख्या ज्यादा रहती है जो कि वर्तमान में चर्चित रहते हैं या किसी मामले पर न्यायपालिका के द्वारा निर्णय दिया गया है, तो ऐसे प्रश्नों की संख्या ज्यादा पूछे जाने की संभावना रहती है। और 2018 में ही निजता के अधिकार को फंडामेंटल राइट में शामिल किया गया था, इसीलिए पहला क्वेश्चन पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सीधे सीधे यूपीएससी प्री में रखा गया। तो देखते हैं कि निजता का अधिकार कहां पर होगा। अनुच्छेद 14 संविधान के 42वें संशोधन का दिन। तो आपको ज्ञात होगा कि अनुच्छेद 14 का संबंध विधि के शासन से है, इसमें निजता का अधिकार शामिल नहीं है। तो पहला कथन हमारा गलत है। अनुच्छेद 17 भाग 4 में दिए गए नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 17 आपको पता होगा कि इसमें अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत किया गया है
और ये मौलिक अधिकार में शामिल है, नीति निदेशक तत्वों में नहीं, इसलिए दूसरा कथन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा, अनुच्छेद 21 एवं भाग 3 में गारंटी की गई स्वतंत्रता है। निश्चित तौर पर जो हमारा आंसर होगा वो होगा सी, क्योंकि चौथा अनुच्छेद 24 संविधान के 44वें संशोधन का अधीन ये भी गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 24 में बाल श्रम की समाप्ति की गई है। अब हम देखते हैं कि अनुच्छेद 21 और भाग 3 में गारंटी की क्या स्वतंत्रताएं हैं। तो आप सभी को ज्ञात होगा कि अनुच्छेद 21 का संबंध प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से। इसके अंतर्गत यह उपबंध किया गया है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ के बिना किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकेगा। अर्थात किया तो जा सकता है, लेकिन वो किसके माध्यम से किया जाएगा, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से ही किया जाएगा। जब आप न्यायपालिका के माध्यम से इसे पढ़ते हो तो हम देखते हैं कि शुरुआती दौर में गोपालनवाद में एक केस आया था 1950 में, और वो केस था गोपालनवाद। इस गोपालनवाद के अंतर्गत बकायदा न्यायपालिका ने निर्धारित किया कि अनुच्छेद 21 केवल कार्यपालिका के विरुद्ध है, व्यवस्थापिका के विरुद्ध नहीं। अर्थात व्यवस्थापिका विधि के माध्यम से किसी भी व्यक्ति के जीवन का हरण कर सकती है। लेकिन 1978 में जब केस आया मेनका गांधी वर्सेज भारत संघवाद, तो यहां पर न्यायपालिका ने अपने पूर्व में दिए गए निर्णय को परिवर्तित कर दिया और इसके अंतर्गत न्यायालय के द्वारा पहली बार विधि की उचित प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का प्रतिपादन किया गया। यहीं पर न्यायालय के द्वारा अनुच्छेद 21 की उदारवादी व्याख्या की गई और साथ के साथ निर्धारित किया गया कि एक मनुष्य के गरिमापूर्ण ढंग से जीवन जीने के लिए जिन भी अधिकारों की आवश्यकता है उन सभी को अनुच्छेद 21 में सम्मिलित किया जाएगा। गरिमापूर्ण जीवन की व्याख्या पहली बार मेनका गांधी मामले में की गई थी। अब बात आती है निजता की। क्या निजता, प्राइवेसी व्यक्ति के गरिमापूर्ण ढंग से जीवन जीने के लिए आवश्यक है या नहीं है? बिल्कुल है। और स्पेशली वर्तमान समय में जब सोशल मीडिया का युग है, इंटरनेट का युग है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति की निजता और ज्यादा आवश्यकता हो जाती है। इसीलिए एक केस जिसका नाम है, जो कि 2018 में सीधे सीधे आया था, के पुत्तास्वामी वर्सेज भारत संघवाद यूनियन ऑफ इंडिया केस, इसी के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निजता के अधिकार, राइट टू प्राइवेसी को अनुच्छेद 21 जो कि स्वतंत्रता के अधिकार का भाग है, इसके अंतर्गत शामिल किया गया और अनुच्छेद 21 मौलिक अधिकार में शामिल है, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 3 में किया गया है। तो ऐसी स्थिति में सीधे तौर पर हमारा जो आंसर होगा, निजता के अधिकार की बात अनुच्छेद 21 में भाग 3 के अंतर्गत गारंटी के रूप में दिया गया है। भविष्य में भी ऐसा हर वो अधिकार जो गरिमापूर्ण ढंग से जीवन जीने से जुड़ा हुआ है, न्यायालय उन सभी को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही स्थान प्रदान करता है। जैसा आपको पता होगा कि इसी के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, निःशुल्क चिकित्सा सहायता का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, महिलाओं की लैंगिक सुरक्षा का अधिकार, विवाह का अधिकार, हाल ही में सबरीमाला केस में महिलाओं तथा पुरुषों को बिना किसी भेदभाव के मंदिर में प्रवेश का अधिकार, इन सारे अधिकारों को शामिल किया गया है। तो हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन इसलिए पूछा गया क्योंकि 2018 करंट में भी चर्चा में था और मौलिक अधिकारों से क्वेश्चन पूछा जाता है निश्चित तौर पर, तो के पुत्तास्वामी वर्सेस भारत संघवाद में निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में स्थान प्रदान किया गया। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 2, धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
अब यहां पर हमें गौर करना है, 3 कथन सही होंगे, 1 कथन गलत होगा। नहीं शर्त पर हमें बात करनी है कि कौन सा कथन सही नहीं है, स्पेशली किसको लेकर सही नहीं है, तो धन विधेयक या मनी बिल को लेकर सही नहीं है। तो गौर करते हैं, किसी बिल को धन विधेयक तब माना जाएगा जब इसमें केवल किसी कर का निरूपण, उन्मूलन, माफी, परिवर्तन, विनियमन से संबंधित प्रावधान है। कथन ठीक है। धन विधेयक में भारत की संचित निधि एवं भारत की आकस्मिक निधि की अभिरक्षा से संबंधित उपबंध होते हैं। यह भी कथन ठीक है। धन विधेयक भारत की आकस्मिक निधि से धन के विनियोजन से संबंधित होता है। यह कथन गलत है। धन विधेयक भारत सरकार द्वारा धन के उधार लेने या कोई भी प्रत्याभूति देने के विनियमन से संबंधित होता है। यह कथन ठीक है। अब चूंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है नहीं, तो ऐसी स्थिति में हमारा आंसर होगा सी, तीसरा कथन गलत है और एक ही कथन गलत है, बाकी तीनों कथन सही हैं। गौर करते हैं कि धन विधेयक होता क्या है। तो आप सभी को ज्ञात होगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अंतर्गत धन विधेयक या मनी बिल को परिभाषित किया गया है, जिसका अभिप्राय है किसी भी कर का निरूपण, उसका उत्साधन, परिहार, परिवर्तन, विनियमन, भारत की संचित निधि तथा आकस्मिक निधि की अभिरक्षा, उसमें धन का विनियोग, संचित निधि में पैसे डालना, निकालना, भारत सरकार द्वारा उधार लेना, इन सारे विधेयकों को धन विधेयक की संज्ञा दी जाती है। और धन विधेयक केवल और केवल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लोकसभा में रखा जाता है। और यहीं पर एक क्वेश्चन और निकलता है कि धन विधेयक को प्रश्नांकित या निर्धारण कौन करता है, तो अनुच्छेद 110(3) के अंतर्गत धन विधेयक का निर्धारण आपको ज्ञात होना चाहिए कि लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो तीसरा कथन है यह सही नहीं है, बाकी तीनों कथन धन विधेयक को लेकर सही हैं, इसीलिए यहां पर आंसर होगा सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बात बढ़े। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन, प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेकर बात चली है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। ठीक है। दूसरा, लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है। दो कथन है। पहला, सारे राज्यों के एमएलए के मत मूल्य अलग अलग। दूसरा, लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है। अब यहां पर पहला कथन तो ठीक है, लेकिन दूसरा कथन गलत है। ऐसी स्थिति में अगर कहा जाए तो आंसर होगा केवल एक। अब इसे समझते हैं कि ऐसा क्यों नहीं है। तो आप सभी को ज्ञात होगा कि अगर हम भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बात करें, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 54 में किया गया है कि कौन कौन शामिल होगा, तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं तथा 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से एक दिल्ली तथा पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राज्य के रूप में शामिल होते हैं। अगर हम बात करें राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की, तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों में केवल 2 केंद्र शासित प्रदेश, एक दिल्ली, दूसरा पुडुचेरी, उन्हें भी मूल संविधान में स्थान प्राप्त नहीं था, बल्कि 70वें संविधान संशोधन के माध्यम से निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। और यहां की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य
राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राज्य के रूप में सम्मिलित होते हैं। अर्थात किसी भी स्तर पर हम देख रहे हैं कि मनोनीत सदस्य तथा राज्य विधान परिषदों के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं किया गया है। तो बात उठती है, क्यों शामिल नहीं किया गया? मनोनीत सदस्य शामिल होंगे, क्यों नहीं होंगे? क्योंकि आपको ज्ञात होगा कि राष्ट्रपति के द्वारा ही लोकसभा तथा राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। राज्य विधानसभाओं के मनोनीत क्यों नहीं शामिल होंगे? क्योंकि राज्यपाल के द्वारा राज्य विधानसभा में अगर सदस्य मनोनीत किया जाता है या राज्य विधान परिषद में मनोनीत किया जाता है तो राज्यपाल की नियुक्ति तो स्वयं राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऐसी स्थिति में उस सदस्य को कैसे भागीदारी दी जा सकती है? विधान परिषदों के सदस्य, इन्हें क्यों नहीं शामिल किया गया? क्योंकि भारत के हर राज्य में विधान परिषद विद्यमान नहीं है। ऐसी स्थिति में मनोनीत सदस्य और राज्य विधान परिषदों के सदस्यों को भागीदारी नहीं दी गई है। अब चूंकि राष्ट्रपति पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करता है, विधायकों और सांसदों के मतों में एकरूपता बनी रहे, इसके लिए राष्ट्रपति के चुनाव में मत मूल्य का निर्धारण किया जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव में विधायक, चूंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग जनसंख्या है तो जाहिर सी बात है अलग मतों का प्रतिनिधित्व करेगा। सांसद अलग जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। दोनों के मतों में एकरूपता बनी रहे, इसीलिए इनका मत मूल्य निकाला जाता है। आपको ज्ञात होगा कि यदि एक विधायक का मत मूल्य निकालना है तो इसके लिए राज्य की कुल जनसंख्या में राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य का भाग दिया जाता है और उसे 1000 से डिवाइड किया जाता है तो एक विधायक का मत मूल्य निकल आता है। और अलग अलग राज्यों में विधायकों का मत मूल्य अलग अलग होता है। जैसे राजस्थान में 129 है, उत्तर प्रदेश में 208 है। राजस्थान की जनसंख्या कम है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ज्यादा है। तो जहां पर जैसी जनसंख्या होगी विधायक उसी जनसंख्या के अनुकूल मत का मूल्य निकालेगा। तो राज्य की कुल जनसंख्या में राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य 1000 से डिवाइड करेंगे तो एक विधायक का मत मूल्य निकलेगा और अलग अलग राज्यों में ये अलग अलग होगा। जबकि हम सांसद के मत मूल्य की बात करें तो इसे निकालने का सूत्र है समस्त राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के मत मूल्य का योग, और इसके अंतर्गत हम संसद के निर्वाचित सदस्य का भाग देते हैं तो एक एमपी का वोट मूल्य निकल आता है। हम शब्द का प्रयोग करें संसद, इसका मतलब हुआ लोकसभा भी तथा राज्यसभा भी। और आपको ज्ञात होगा कि वर्तमान में एक एमपी का मत मूल्य 708 है और ये जो मत मूल्य निकाला जाता है ये 1971 की जनगणना पर निकाला जाता है। तो सांसदों का मत मूल्य समान हुआ, चाहे वो लोकसभा का सदस्य है चाहे वो राज्यसभा का सदस्य है, लेकिन विधायकों का मत मूल्य अलग अलग है क्योंकि अलग अलग राज्यों की जनसंख्या अलग अलग है। इसीलिए पहला कथन तो ठीक है लेकिन दूसरा कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन संवैधानिक जो इतिहास रहा है या भारत की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है और जिस अधिनियम का भारतीय संविधान पर सबसे ज्यादा असर या प्रभाव है वहां से क्वेश्चन पूछा गया है। आप सभी को ज्ञात होगा कि भारतीय संविधान पर 1935 के भारत शासन अधिनियम का सर्वाधिक प्रभाव रहा है। हमारे संविधान के
2/3 उपबंध सीधे सीधे 1935 के अधिनियम से ही लिए गए हैं। हमारे संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का तो यहां तक मानना था कि भारत को नए संविधान के निर्माण की आवश्यकता नहीं थी, भारत तो अपना शासन 1935 के अधिनियम के अंतर्गत ही संचालित कर सकता था। तो देखते हैं क्या है सवाल। भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित किसमें संघ में अवशिष्ट शक्तियां रेजिड्यूरी पावर किसे दी गई थी? तो पहले तो हमें ज्ञात होना चाहिए कि अवशिष्ट शक्तियां क्या है, फिर हमें पता होना चाहिए कि 1935 के अधिनियम में इसे किसे प्रदान की गई थी। अगर हम आंसर की बात करें तो ना तो संघीय विधानमंडल होगा, ना प्रांतीय विधानमंडल होगा, ना प्रांतीय राज्यपाल होगा। आंसर के तौर पर बात करें तो आंसर होगा गवर्नर जनरल को। क्यों गवर्नर जनरल है, इसे समझ लेते हैं। तो 1935 के भारत शासन अधिनियम में पहली बार भारत में 3 सूचियों के माध्यम से, एक सूची है संघ सूची यूनियन लिस्ट, राज्य सूची स्टेट लिस्ट और समवर्ती सूची कॉन्ट्रेंट लिस्ट। इन 3 सूचियों के माध्यम से केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन, डिवीजन ऑफ पावर्स किया गया। आज जो हम भारतीय संविधान में शक्तियों का विभाजन देखते हैं, ये सीधे सीधे 1935 के अधिनियम की देन है। संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय रखे जाते हैं और इस पर विधि निर्माण का अधिकार केंद्र में निहित होता है। राज्य सूची में स्थानीय महत्व के विषय रखे जाते हैं और इस पर विधि निर्माण का अधिकार राज्यों में निहित होता है। समवर्ती सूची में ऐसे विषय रखे जाते हैं जिस पर केंद्र राज्य दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और इस पर विधि निर्माण का अधिकार केंद्र के पास भी होता है और राज्यों के पास भी होता है। तत्कालीन समय में अगर बात करूं तो संघ सूची में 59 विषय थे, राज्य सूची में 54 विषय थे और समवर्ती सूची में 36 विषय थे। लेकिन यहां पर क्वेश्चन अवशिष्ट विषय से पूछा जा रहा है। अवशिष्ट विषय से अभिप्राय है कि ऐसा कोई विषय जो इन तीनों सूचियों में शामिल ना हो, अर्थात ना तो वो संघ सूची से संबंधित हो, ना ही उसका संबंध राज्य सूची से हो और ना ही वो समवर्ती सूची संबंधित हो। ऐसे विषय के लिए अवशिष्ट विषय का प्रयोग किया जाता है और अवशिष्ट विषय 1935 के अधिनियम में किसे प्रदान किए गए थे? गवर्नर जनरल को। जबकि अगर हम आज के संदर्भ में बात करें तो आपको ज्ञात होगा कि वर्तमान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 के अंतर्गत अवशिष्ट विषय भारत में केंद्र के पास हैं, जबकि यहीं पर अगर हम तुलना करें तो अमेरिका में अवशिष्ट विषय राज्यों के पास हैं, ऑस्ट्रेलिया में अवशिष्ट विषय राज्यों के पास है। लेकिन वर्तमान भारतीय संविधान में अवशिष्ट विषय की बात करें तो वो केंद्र के पास है। कोई ऐसा विषय जिस पर कोई कानून नहीं बनाता है, कहीं उसका प्रावधान नहीं किया गया, वो अवशिष्ट विषय में होगा और अवशिष्ट विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार वर्तमान भारतीय संविधान में केंद्र में निहित है और ये प्रावधान भारत ने कनाडा से ग्रहण किया है। लेकिन क्वेश्चन में वर्तमान से नहीं पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है 1935 के भारत शासन अधिनियम के संदर्भ में। तो 1935 में केंद्र के पास नहीं बल्कि 1935 के अधिनियम में गवर्नर जनरल के अंतर्गत अवशिष्ट विषय निहित किए गए थे। जबकि आपको यह भी ध्यान रखना है कि वर्तमान भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के पास नहीं बल्कि अवशिष्ट विषय केंद्र को दिए गए हैं और यह प्रावधान हमने कनाडा से लिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या कथन है? विधानसभा का अध्यक्ष यदि विधानसभा का सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद रिक्त कर देगा। ठीक है कथन। दूसरा, जब कभी विधानसभा का विघटन किया जाता है तो अध्यक्ष अपने पद को तुरंत रिक्त कर देगा। दूसरा कथन निश्चित तौर पर गलत है। इस आधार पर अगर हम आंसर निकालें तो हमारा आंसर होगा केवल एक और जो कि आंसर होगा ए। अब देखते हैं कि पहला कथन क्यों सही है और दूसरा कथन क्यों गलत है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद
179 के अंतर्गत विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद का प्रावधान किया गया है, जिसके अंतर्गत ये बताया गया है कि विधानसभा का अध्यक्ष की सदस्यता कब समाप्त होगी। तो वहां पर आप देखते हैं कि 3 परिस्थितियां बताई गई है जहां पर उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी कि अगर विधानसभा अध्यक्ष को पद तभी रिक्त होगा जब इन तीनों परिस्थितियों में कोई हो। क्या? पहला, उसकी सदस्यता समाप्त हो जाए, तब अध्यक्ष अपने पद को रिक्त करेगा। दूसरा, उसके द्वारा उपाध्यक्ष को त्यागपत्र दे दिया जाए, तब अध्यक्ष का अपना पद रिक्त होगा। तीसरा, विधानसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत के माध्यम से विधानसभा अध्यक्ष को उसके पद से हटा दिया जाए। इसका मतलब हुआ कि भारतीय संविधान स्पष्ट रूप से इस बात को बंद करता है कि किन परिस्थितियों में राज्य विधानसभा का अध्यक्ष पद रिक्त होगा। तो 3 परिस्थितियां हैं। पहला, उसकी सदस्यता सदन में समाप्त हो जाए। दूसरा, उसके द्वारा स्वयं उपाध्यक्ष को त्यागपत्र संबोधित कर दिया जाए। तीसरा, विधानसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत के माध्यम से उसे पद से हटाने का प्रस्ताव पारित कर दिया जाए। तो निश्चित तौर पर कहा जा रहा है कि अगर सदस्य नहीं है तो उसका पद रिक्त हो जाएगा, कथन ठीक है। दूसरा, जब कभी विधानसभा का विघटन किया जाता है तो अध्यक्ष अपने पद को तुरंत रिक्त कर देगा। हमें ज्ञात होना चाहिए कि विधानसभा विघटित होती है या केंद्र में अगर हम कंपेयर करें लोकसभा विघटित होती है तो जो अध्यक्ष का पद है वह तुरंत अपना स्थान रिक्त नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि नई विधानसभा के गठन की प्रथम बैठक तक, जब तक अगली विधानसभा गठित नहीं हो जाती, उसकी पहली बैठक नहीं हो जाती, अध्यक्ष अपने पद पर बना रहता है। क्यों बना रहता है? क्योंकि इसी पहली बैठक में प्रोटेम स्पीकर का चुनाव किया जाता है। तो विधानसभा अध्यक्ष भले ही विधानसभा विघटित हो जाए, वो तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक कि नई विधानसभा का गठन नहीं किया जाता और उसमें प्रोटेम स्पीकर का चुनाव नहीं हो जाता है। तो इस स्थिति में दूसरा कथन गलत है, जबकि पहला कथन निश्चित तौर पर क्या होगा? सही। हमारा सही आंसर होगा केवल ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन संवैधानिक शब्दावली से है और अगर विगत पेपर पर आप दृष्टिपात करेंगे तो एक सवाल अक्सर शब्दावलियों से रहता है, अर्थात यूपीएससी जानना चाहती है कि भारतीय संविधान में जितने भी शब्द हैं उनके ऊपर आपकी कैसी समझ है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विधि और स्वाधीनता, कानून और स्वतंत्रता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्न में से कौन प्रतिबंधित करता है? एक शब्द है कानून, एक शब्द है स्वतंत्रता। सामान्यतः सुनने में हमें ये दोनों विरोधाभासी लगते हैं। विरोधाभासी इसलिए लगते हैं कि हमें लगता है कि जहां पर बहुत ज्यादा कानून होगा वहां पर नागरिकों की स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं रह सकती। इसीलिए एग्जामिनर के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे उपयुक्त संबंध को परिभाषित कीजिए। यदि विधियां अधिक होती है तो स्वाधीनता कम होती है, यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है, यदि स्वाधीनता है तो विधि निर्माण जनता को करना होगा, यदि विधि परिवर्तन बार बार होता है तो वह स्वाधीनता के लिए खतरा है। अब सर्वाधिक उपयुक्त संबंध को परिभाषित करना है, व्यापक दायरे में इस शब्द को हमें देखना है, तो जाहिर सी बात है कि यहां पर हम आंसर लेंगे यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। क्यों हमें आंसर लेना होगा? पहला कथन कह रहा है कि विधियां अधिक है तो स्वाधीनता कम होती है। अगर बहुत ज्यादा विधि है या विधि का अभाव है तो व्यक्ति या संगठन अपनी इच्छा अनुसार कार्य करता है। विधि बहुत अधिक है तो व्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित नहीं रह पाती। बार बार विधि में परिवर्तन होता रहता है तो ऐसी स्थिति में संगठन में स्थायित्व बना नहीं रहता। तो विधि और स्वाधीनता के हम अगर सर्वाधिक संबंधों की बात करें तो सबसे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो व्यापक व्याख्या होगी कि अगर विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है, अर्थात विधि के अभाव में स्वतंत्रता स्वच्छंदता में परिवर्तित हो जाएगी
अपने मूल स्वरूप स्वतंत्रता में नहीं रहेगी। तो सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के संदर्भ बात करें तो विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं रहेगी। इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन का आंसर हम बी लेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दोनों कथन देखते हैं। किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि अर्थात कार्यकाल के दौरान न्यायालय में कोई भी दंडिक कार्रवाई नहीं की जाएगी। ठीक है, अभी देखते हैं कि क्यों यह कथन ठीक है। दूसरा, किसी राज्यपाल की परिलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। दूसरा कथन भी ठीक है। और अगर दोनों कथन सही है और एग्जामिनर सही के संदर्भ में ही बात कर रहा है तो ऐसी स्थिति में हमारा आंसर तो निकलेगा सी, 1 और 2 दोनों, अर्थात दोनों कथन सही है। अब इन पर गौर करते हैं कि दोनों कथन सही क्यों है। आपको ज्ञात होगा कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 361 361 के अंतर्गत दो पदों राष्ट्रपति तथा राज्यपाल को उनके व्यक्तिगत कार्यों से उन्मुक्ति प्रदान की गई है। कई बार सीधे सवाल आता है कि व्यक्तिगत उन्मुक्ति, तो आर्टिकल 361 में क्या उन्मुक्ति दी गई है? तो यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति तथा राज्यपाल को उनके कार्यकाल के दौरान किए गए कार्यों के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकेगा। दूसरी बात, राष्ट्रपति तथा राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान उनके विरुद्ध किसी भी तरह का फौजदारी मामला, क्रिमिनल केस, मारपीट, हत्या संबंधी मामले दर्ज नहीं किए जा सकेंगे। साथ के साथ अगर दीवानी मामला दर्ज करना है तो कम से कम 2 माह पूर्व सूचित करना होगा। अब बात उठती है कि फौजदारी मामला दर्ज नहीं किया जाएगा, फौजदारी अर्थात मारपीट हत्या संबंधी, तो क्या राष्ट्रपति राज्यपाल किसी भी व्यक्ति की हत्या कर दें, उनके विरुद्ध कोई मुकदमा दर्ज ही नहीं होगा? ऐसा नहीं है, कार्यकाल के दौरान दर्ज नहीं होगा जब तक वो इस पद को धारण कर रहे हैं। मान लीजिए राष्ट्रपति राज्यपाल कर रहे हैं और अगर उन्हें पद से हटा दिया जाए तो ऐसी स्थिति में वो देश के एक सामान्य नागरिक बन जाएंगे, तब उनके विरुद्ध बकायदा फौजदारी मामले में कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन जब तक वो इस पद पर बने हुए हैं तब तक उनके विरुद्ध किसी भी तरह का फौजदारी मामला दर्ज नहीं किया जा सकेगा। इस चीज को लेकर संविधान स्वयं आर्टिकल 361 के अंतर्गत इन दोनों पदों को उन्मुक्ति देता है। राज्यपाल की परिलब्धियां, वेतन भत्ते कम नहीं किए जाएंगे, जाहिर सी बात है। अगर कार्यकाल के दौरान इन पदाधिकारियों के वेतन भत्तों में कमी की बात की जाएगी तो क्या ये पद स्वतंत्रता पूर्वक या निष्पक्षता पूर्वक अपने दायित्वों का निष्पादन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसीलिए संविधान का आर्टिकल 158 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान उसके वेतन भत्तों, सुविधाओं और उपलब्धियों में किसी भी तरह की कटौती नहीं की जा सकेगी। तो दोनों कथन सही हैं, इसीलिए हमारा आंसर होगा 1 and 2 बोथ। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन कहता है, वापस से शब्दावली के संदर्भ में है कि निम्नलिखित में से किसको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा? क्वेश्चन पूछा जा रहा है रूल ऑफ लॉ, विधि के शासन से संबंधित। आपको ज्ञात होगा कि विधि के शासन की बात अगर भारतीय संविधान में कहीं पर की गई है तो वो मौलिक अधिकारों में समानता के अधिकार में अनुच्छेद 14 के अंतर्गत की गई है। विधि का जो शासन है बेसिकली एक ब्रिटिश विचारक जिनका नाम था डाइसी, इनका कंसेप्ट है, जिसका अभिप्राय है कि किसी भी देश का शासन व्यक्ति विशेष की इच्छा से नहीं बल्कि कानून के अंतर्गत संचालित होगा। विधि की सर्वोच्चता होगी, ना कि किसी भी व्यक्ति से या समूह की सर्वोच्चता बनी होगी। ये चीज कहलाता है विधि का शासन। और भारत में आर्टिकल 14 में बकायदा ये प्रावधान किया गया है कि कानून के समक्ष सभी व्यक्तियों की स्थिति बराबर है, समान है। राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान ढंग से कानून बनाएगा तथा एक समान ढंग से कानूनों को लागू करेगा। चाहे देश का प्रधानमंत्री हो या कांस्टेबल है, दोनों की स्थिति कानून के समक्ष बराबर है,
ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान का आर्टिकल 14 करता है। ये किसी भी तरह के विशेषाधिकारों को मान्यता प्रदान नहीं करता है। अब इसी को लेकर कुछ शब्द पूछे गए हैं कि किसे माना जाएगा शक्तियों का परिसीमन, बकायदा शक्तियों के ऊपर प्रतिबंध विधि के शासन में शामिल होगा। कानून के समक्ष क्षमता, अभी हमने बात की, सभी के लिए समान कानून, सभी को कानून का समान संरक्षण। सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व, इसका विधि के शासन से कोई लेना देना नहीं है। स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार सभी के पास होने चाहिए। तो 1, 2 और 4 ठीक होंगे। ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर हमारा आंसर होगा सी, 1, 2 और 4, क्योंकि विधि के शासन में सरकार के प्रति जनता को उत्तरदायित्व ये शामिल नहीं है। विधि के शासन में शामिल है सीमित शासन, मर्यादित शासन। विधि के शासन में शामिल है कि कानून के समक्ष सभी व्यक्तियों की स्थिति समान होगी। विधि के शासन में शामिल है कि सभी को बिना किसी भेदभाव के स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार प्राप्त होंगे। लेकिन सरकार के प्रति जनता के उत्तरदायित्वों को विधि के शासन में शामिल नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए हमारा आंसर होगा 1, 2 एंड 4। और निश्चित तौर पर यह स्थिति दी गई है अनुच्छेद ये स्थिति है तीसरे विकल्प में, जो कि सी में है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपातकाल के संदर्भ में। भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन, आपको ज्ञात होगा कि आर्टिकल 356 का संबंध राष्ट्रपति शासन से है। भारतीय संविधान के भाग 18 में आपातकालीन उपबंधों का प्रावधान किया गया है और 3 प्रकार का आपातकाल होते हैं। अनुच्छेद 352 जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय आपात को उपबंध किया गया है, अनुच्छेद 356 जिसमें राष्ट्रपति शासन की बात की गई है, और अनुच्छेद 360 जिस आप वर्तमान में काफी सुन रहे हो, वित्तीय आपात की बात चल रही है कि वित्तीय आपात लगना चाहिए, हालांकि अभी तक तो लगा नहीं है। अब यहां पर जिस आपातकाल को लेकर क्वेश्चन है वो है राष्ट्रपति शासन, जिसका उल्लेख आर्टिकल 356 में किया गया है कि राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन यथा उपबंधित अपनी शक्तियों का किसी विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग करता है। अर्थात सरल शब्दों में कहें कि अगर किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की गई है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। पहला, उस राज्य की विधानसभा स्वतः ही भंग हो जाती है। कथन गलत। राष्ट्रपति शासन के दौरान कहीं ये आवश्यक शर्त नहीं है कि विधानसभा भंग होगी। ध्यान दीजिएगा, विधानसभा भंग नहीं, बल्कि विधानसभा क्या होती है, निलंबित, सस्पेंड होती है। तो भंग और निलंबित में क्या अंतर है? निलंबित है तो उसे वापस से बहाल किया जा सकता है, लेकिन अगर भंग हो गई है तो फिर वहां पर दोबारा चुनाव कराने होंगे। तो जैसे ही किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की जाती है तो विधानसभा पहली स्टेज में निलंबित या सस्पेंड होती है। विधानसभा का भंग होना राष्ट्रपति शासन के दौरान कहीं भी कोई आवश्यक शर्त नहीं है। उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकार का दुरुपयोग लाई जाएगी। बिल्कुल सही है। जैसे किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है तो जो विधानमंडल की शक्तियां हैं उनका प्रयोग किसके द्वारा किया जाएगा? संसद के द्वारा। अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। अनुच्छेद 19 का संबंध किससे है? वाक स्वतंत्रता के संरक्षण से है। और भारतीय संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद, अगर हम इसे थोड़ा विस्तार दें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 358 के अंतर्गत यह उपबंध किया गया है कि यदि राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा, और राष्ट्रीय आपात का प्रावधान 356 में नहीं बल्कि 352 में, यदि राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा पहले दो आधार कौन से? एक युद्ध, दूसरा बाह्य आक्रमण। अगर इन दो आधारों पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई है तभी अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रता का निलंबन किया जाएगा। अन्य किसी भी आधार पर अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रता का निलंबन नहीं होगा। तो ये तो बात है राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में, जबकि एग्जामिनर तो क्वेश्चन पूछ रहा है राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में। तो अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रता निलंबित होगी? बिल्कुल नहीं होगी। राष्ट्रपति उस राज्य से संबंधित विधियां बना सकता है, ये भी कथन गलत है। भारत में
राष्ट्रपति विधि का निर्माण नहीं करता। भारत में विधायिका के द्वारा विधि का निर्माण किया जाता है और राष्ट्रपति की अनुमति से विधायिका द्वारा निर्मित विधि अधिनियम का रूप ग्रहण करती है। तो यहां पर अगर हम बात करें कि राष्ट्रपति शासन लगता है तो क्या होगा? ए, सी और डी कथन गलत है। बी कथन ठीक है कि राज्य विधानमंडल की शक्तियों का प्रयोग संसद के द्वारा किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन संसद की समितियों को लेकर है। आपको ज्ञात होगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 118 के अंतर्गत संसद को अपने कार्य संचालन के लिए नियम निर्धारित करने की और प्रक्रिया के संचालन के लिए समितियों के गठन की शक्ति दी गई है और संसद के द्वारा सारे कार्य समितियों के माध्यम से ही किए जाते हैं। संसद में दो प्रकार की समितियां होती है। एक स्थायी समिति जिसका गठन हर वर्ष किया जाता है, दूसरा अस्थायी या एडहॉक कमेटी जो कि किसी विधेयक पर बनती है और जैसे ही कार्य समाप्त होता है तो समिति भी समाप्त हो जाती है। तो गौर करते हैं, भारत की संसद के संदर्भ में निम्न में से कौन सी संसदीय समिति इस बात की समीक्षा करती है और सदन को सूचित करती है जो विनियम, नियम, उपनियम, उपविधि आदि बनाने शक्तियां जो कि संसद को संविधान ने प्रदान की है या प्रत्यायोजित है, कार्यपालिका उनका उचित प्रयोग कर रही है कि नहीं कर रही है। अर्थात इनमें से कौन सी समिति के द्वारा यह कार्य किया जाता है, ये क्वेश्चन के माध्यम से पूछा गया है। पहला, सरकारी आश्वासन से संबंधित समिति। नहीं, आपको ज्ञात होगा कि सरकारी आश्वासन संबंधी समिति ये सदन में मंत्रियों के द्वारा जो आश्वासन दिए जाते हैं उनकी जांच करती है कि जो आश्वासन दिए गए वो कार्य किए गए या नहीं, न कि कार्यपालिका के द्वारा इनका उचित उपयोग हो रहा है या नहीं। ये जांच का क्षेत्राधिकार सरकारी आश्वासन समिति का नहीं है। अधीनस्थ विधान संबंधी, नाम से स्पष्ट है, इसी के द्वारा इस बात की जांच की जाती है कि विधायिका के द्वारा जो कानून बनाया जाता है और जो प्रदत्त विधायन के माध्यम से कार्यपालिका को सौंप दिया गया है, क्या कार्यपालिका के द्वारा उसका उचित प्रयोग हो रहा है या नहीं। नियम समिति, नहीं, क्योंकि नियम समिति तो सदन में जो भी प्रक्रिया या नियमावली है उसको लेकर सुझाव देने का कार्य करती है। वर्क एडवाइजरी कमेटी, बिजनेस सलाहकार समिति, इसके द्वारा भी ये कार्य नहीं किया जाता। तो अधीनस्थ विधान समिति के द्वारा इस बात का निर्णय लिया जाता है। बाकी तीनों समितियां इसका आंसर नहीं है, तो अधीनस्थ विधान समिति बी में है, तो निश्चित तौर पर यहां पर हमारा आंसर होगा बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या है कथन? शिक्षा का अधिकार, आरटीआई। शिक्षा के अधिकार को लेकर हम बात करें तो आपको ज्ञात होगा कि भारतीय संविधान में राइट टू एजुकेशन, आरटीई, शुरू में नहीं था। शुरू में कहीं भी शिक्षा के अधिकार को संविधान में मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं किया गया था। नीति निर्देशक तत्वों में इसे स्थान प्राप्त था, लेकिन मौलिक अधिकारों में स्थान प्राप्त नहीं था। हुआ ये कि न्यायालय के समक्ष एक केस आया और वो केस था मोहिनी जैन वर्सेस कर्नाटक राज्यवाद, या इसी को एक और नाम दिया जाता है यूनिकृष्णन वाद। मोहिनी जैन वर्सेस कर्नाटक स्टेट मामले में पहली बार शिक्षा के अधिकार को न्यायालय के द्वारा मान्यता प्रदान की गई और 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से अनुच्छेद 21(a) के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार को मान्यता दी गई। अर्थात मूल संविधान में मौलिक अधिकारों में शिक्षा को बंद नहीं था। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के माध्यम से 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा को अनुच्छेद 21(a) में फंडामेंटल राइट्स के रूप में शामिल किया गया और इसे लागू कराने के लिए 2009 में संसद के द्वारा आरटीई, राइट टू एजुकेशन एक्ट का निर्माण किया गया, जिसे 1 अप्रैल
2010 से पूरे भारत में लागू किया गया है। अब इसी आरटीए अधिनियम को लेकर क्वेश्चन पूछा गया है। क्या है प्रश्न? क्वेश्चन पर अगर हम गौर करें, आरटीए अधिनियम के अनुसार किसी राज्य में शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्य बनने के लिए उस व्यक्ति में संबंधित राज्य अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता का होना आवश्यक है। यहां पर जो कथन गलत है वो है राज्य। अगर यहीं पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद होता तो कथन ठीक है, राज्य अध्यापक शिक्षा परिषद है, ये कथन गलत है। दूसरा, आरटीए अधिनियम के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण हेतु किसी अभ्यर्थी के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देशों के अनुरूप लिए गए अध्यापक अर्हता परीक्षण में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। बिल्कुल कथन ठीक है। भारत में 90% से अधिक अध्यापक शिक्षा संस्थान प्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकारों के अधीन है, ये भी गलत है। तो इन तीनों कथनों में हम देख रहे हैं कि आरटीए अधिनियम के अंतर्गत केवल दूसरा कथन सही है और ऐसी स्थिति में हमारा आंसर होगा बी, केवल 2। अगले क्वेश्चन की तरफ गौर करें। एनजीटी राष्ट्रीय हरित अधिकरण किस प्रकार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अर्थात सीपीसीबी से भिन्न है? पहला कथन, एनजीटी का गठन एक अधिनियम के द्वारा किया गया, ठीक है, जबकि सीपीसीबी का गठन सरकार के द्वारा कार्यपालिका आदेश से किया गया, गलत है। यहीं पर अगर हम दोनों संगठनों पर बात करें, आपको पता होगा कि 2010 में एनजीटी का गठन किया गया। राष्ट्रीय हरित जो अधिकरण है ये वर्तमान में एक वैधानिक निकाय भी है और अर्धन्यायिक निकाय भी है। पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए इन संसाधनों के रखरखाव के लिए संसद के द्वारा 2010 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम पारित किया गया और इसी के अंतर्गत एनजीटी संस्था का गठन किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी की बात करें तो 1974 में इसे प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम के माध्यम से निर्मित किया गया, अर्थात ये भी संस्था एक वैधानिक निकाय है, ना कि इसका गठन कार्यपालिका आदेश के माध्यम से किया गया है। तो ऐसी स्थिति में पहला कथन हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा, एनजीटी पर्यावरणीय न्याय उपलब्ध कराता है, ठीक है, और उच्चतम न्यायालय में मुकदमों के भार को कम करने में सहायता देता है। पर्यावरण संबंधी मामलों की सुनवाई एनजीटी के गठन से पूर्व उच्चतम न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में की जाती थी, तो मामले में काफी विलंब हो जाता था। त्वरित न्याय के लिए उच्चतम न्यायालय के भार को कम करने के लिए इसका गठन किया गया, ठीक है कथन। जबकि सीपीसीबी झरनों और कुओं की सफाई को प्रोत्साहित करता है तथा देश में वायु की गुणवत्ता में सुधार का लक्ष्य रखता है, प्रदूषण को कम करने की बात करता है। दूसरा कथन निश्चित तौर पर सही है। ऐसी स्थिति में इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, केवल 2। पहला कथन गलत है क्योंकि सीपीसीबी वैधानिक निकाय है, जबकि क्वेश्चन बात कर रहा है कि इसका गठन कार्यपालिका आदेश के माध्यम से किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला सवाल बहुत अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। भारत की संसद किसी भी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है, ठीक है। अभी बात करते हैं क्या है 9वीं अनुसूची, लेकिन संसद किसी भी कानून को 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी भी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता है एवं उसके ऊपर कोई भी निर्णय नहीं किया जा सकता है। दूसरा कथन गलत हो जाएगा क्योंकि आपको ज्ञात होगा कि अब न्यायालय इसका परीक्षण कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में आंसर लें तो आंसर निकलेगा केवल ए। लेकिन यहीं पर हम देखेंगे कि केवल पहला कथन क्यों सही है और दूसरा कथन क्यों गलत है। आप सभी को ज्ञात होगा कि मूल संविधान में अर्थात जब हमारा संविधान लागू हुआ तो ऐसी स्थिति में 9वीं अनुसूची शामिल नहीं थी। प्रारंभ में 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ तो उस समय भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग विद्यमान थे। क्वेश्चन 9वीं अनुसूची की बात कर रहा है
तो संविधान लागू होते समय 9वीं अनुसूची नहीं थी, बल्कि प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम, और प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ? 1951। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से 9 शेड्यूल को भारतीय संविधान में जोड़ा गया, और इस 9 शेड्यूल का संबंध है लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार तथा जमींदारी प्रथा की समाप्ति से। जब हमारा संविधान लागू हुआ तो नीति निर्देशक तत्व, जो कि समतामूलक समाज या लोक कल्याणकारी राज्य की बात करता है, उससे संबंधित विधि निर्माण के लिए कई भूमि सुधार कानून पारित किए गए। लेकिन संपत्ति का अधिकार तत्कालीन समय में मौलिक अधिकार में शामिल था, अतः नागरिकों के द्वारा मौलिक अधिकारों को उल्लंघन के आधार पर न्यायालय में याचिकाएं दायर की गई, और ऐसी स्थिति में राज्य समतामूलक समाज की दिशा में विधि निर्माण में असफल रहने लगा। तो इसीलिए प्रथम संशोधन के माध्यम से 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें भूमि सुधार और जमींदारी प्रथा के उन्मूलन का प्रावधान किए गए। साथ के साथ ही उपबंध किया गया कि अगर किसी भी विधि को, किसी भी विषय को कानून के माध्यम से 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाए, संसद डाल दे, राज्य विधान डाल दे, अगर 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया जाता है तो उस विषय की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकेगी, ये प्रावधान किया गया था। अर्थात हम दूसरे शब्दों में कहें तो 9वीं अनुसूची को न्यायिक समीक्षा से परे कर दिया गया कि इसके अंतर्गत सम्मिलित विषयों की न्यायपालिका के द्वारा समीक्षा नहीं की जा सकेगी। ये स्थिति तब की है जब ये अनुसूची जोड़ी गई थी। लेकिन अगर हम आज के संदर्भ में बात करें तो दूसरा कथन इसलिए गलत है क्योंकि आपको ज्ञात होगा कि जैसे ही प्रावधान किया गया कि 9वीं अनुसूची में रखे गए विषयों की न्यायालय समीक्षा नहीं कर सकेगा, बहुत सारे कानूनों को बनाकर 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया ताकि वो न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर हो जाए। ऐसी स्थिति में 2007 में एक केस जिसका नाम था IR कोहेलो वर्सेज तमिलनाडु राज्यवाद, इस IR कोहेलो वर्सेज तमिलनाडु स्टेटवाद में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये निर्धारित किया गया कि 24 अप्रैल 1973 के पश्चात यदि किसी भी विषय को कानून के माध्यम से 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है तो ऐसी स्थिति में न्यायालय के द्वारा उसकी समीक्षा की जा सकेगी। अर्थात पहले समीक्षा नहीं हो सकती थी, अब न्यायालय समीक्षा कर सकता है। कब से कर सकता है? 2007 के निर्णय कोहेलो वर्सेस तमिलनाडु स्टेट केस के बाद कौन सा मापदंड तिथि निर्धारित की गई है? 24 अप्रैल 1973। न्यायालय ने कहा कि इस तिथि के पहले जिन विषयों को 9वीं अनुसूची में स्थान प्रदान किया गया है उनकी जांच या समीक्षा न्यायालय के द्वारा नहीं की जा सकेगी, लेकिन इस तिथि के पश्चात जिन विषयों को 9वीं अनुसूची में स्थान दिया गया है उसकी जांच न्यायालय के द्वारा की जा सकेगी। और अगर वो विषय संविधान के मूल ढांचे का, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, अतिक्रमण करता है, वायलेंस करता है, इंक्रोचमेंट करता है, तो न्यायालय के द्वारा ऐसे कानूनों को बाकायदा अवैध घोषित किया जा सकता है। आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो 9वीं अनुसूची न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है। 9वीं अनुसूची में रखे गए विषयों की न्यायालय समीक्षा कर सकता है। 24 अप्रैल 1973 के पहले विषय न्यायालय की समीक्षा से बाहर है। इस तिथि के पश्चात रखे गए विषयों की न्यायालय समीक्षा करेगा और जो समीक्षा का आधार होगा वो है मूल ढांचा या बेसिक स्ट्रक्चर। तो बाकायदा क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण न्यायालय के द्वारा नहीं किया जा सकता है। तो ये बात 2007 के पहले तो ठीक थी जब तक कोहेलोवाद नहीं आया था, लेकिन आज के संदर्भ में बात करें तो बाकायदा 2007 में IR कोहेलो वर्सेस तमिलनाडु स्टेटवाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दे दिया है
कि 24 अप्रैल 1973 के बाद अगर किसी भी विषय को 9वीं अनुसूची में स्थान दिया गया है तो अब वो न्यायिक समीक्षा से परे नहीं होगा। न्यायालय के द्वारा उसकी समीक्षा की जाएगी और अगर उस विधि के द्वारा संविधान के मूल ढांचा या बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन किया जा रहा है तो न्यायालय उसे अवैध घोषित कर देगा। तो यहां पर निश्चित तौर पर आंसर होगा ए। अंतिम क्वेश्चन की बात करें, दो कथनों पर विचार की बात की गई है और सदन की बात है। पहला कथन है, पहली लोकसभा में विपक्ष अपोजिशन में सबसे बड़ा राजनीतिक दल स्वतंत्र पार्टी था। आपको ज्ञात होगा कि निश्चित तौर पर नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि पहली लोकसभा में सबसे जो बड़ा दल था वो था सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। और न केवल पहली लोकसभा बल्कि 1952 जब पहला आम चुनाव हुआ, 57, 62, इन तीनों लोक चुनाव में पहले अगर सबसे बड़े दल की बात करें तो वो सीपीआई था, ना कि स्वतंत्र पार्टी। अगर स्वतंत्र पार्टी की बात ही करनी है तो 67 के चुनाव में स्वतंत्र पार्टी उभरा था। उससे पहले कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये सबसे बड़ा विपक्षी दल की भूमिका थी। तो इसलिए पहला कथन क्या हो जाएगा? गलत। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष को सर्वप्रथम मान्यता 1969 में दी गई, ये कथन ठीक है। आपको ज्ञात होगा कि सर्वप्रथम 1969 में विपक्ष के नेता को मान्यता प्रदान की गई और एक व्यक्ति जिनका नाम था राम सुभग सिंह, ये लोकसभा में पहले नेता प्रतिपक्ष बने थे। और राज्यसभा की अगर हम बात करें तो श्याम नंदन मिश्र राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष बने थे। लोकसभा में राम सुभग सिंह, राज्यसभा की बात किया जाए तो श्यामनंदन मिश्र। 1969 के पहले विपक्ष या प्रतिपक्ष के नेता को मान्यता प्राप्त नहीं थी। पूरा विपक्ष बहुत सीमित था, एक दलीय प्रणाली थी, केवल और केवल कांग्रेस का ही प्रभुत्व था। तीसरा कथन, लोकसभा में यदि किसी दल के न्यूनतम 75 सदस्य ना हो तो उसके नेता को प्रतिपक्ष रूप में मान्यता नहीं मिल सकती है। वापस से गलत होगा। क्यों? क्योंकि आपको ज्ञात होगा कि विपक्षी दल के मान्यता प्राप्त करने के लिए कुल सदस्य का 1/10 सीटें प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। अर्थात अगर हम लोकसभा के संदर्भ में बात करें तो विपक्षी दल का नेता मान्यता प्राप्त करने के लिए कुल 55 सीटों की आवश्यकता होती है, ना कि 75 सीटों की। ऐसी स्थिति में तीसरा कथन भी गलत होगा। आंसर होगा केवल 2। पहली बार जो मान्यता मिली वो है 69 में। विपक्ष नेता को मान्यता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा प्रदान की जाती है और पहली बार 1977 में विपक्षी दल के नेता को कैबिनेट स्तर के मंत्री का दर्जा प्रदान किया गया और उसके वेतन भत्ते तथा सुविधाओं का निर्धारण किया गया। तो अगर हम विपक्ष के नेता की बात करें तो पहला कथन गलत है। सीपीआई सबसे बड़ा दल था। नेता प्रतिपक्ष 1969 को मान्यता मिली, ठीक है। राम सुभग सिंह पहले ऐसे व्यक्ति बने थे जिन्होंने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाई थी। न्यूनतम 75 सदस्य न हो तो प्रतिपक्ष की मान्यता नहीं मिल सकती, नहीं। कुल सदस्य का 1/10 सही है और बात करें तो वो सदस्य की संख्या कितनी होगी? 55। इसलिए तीसरा कथन भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। विपक्ष के नेता को मान्यता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा प्रदान की जाएगी और 1977 से पहली बार इन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्रदान किया गया है। ये थे भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से 2018 में पूछे गए कुल 14 सवाल। सवालों का थोड़ा सा हमें स्पष्टीकरण अगर हम गौर करें तो हम देख रहे हैं कि पूरे सवाल मोटे तौर पर 5 भागों में वर्गीकृत किए गए हैं। कुछ सवाल कथन कारण क्या है, कंसेप्चुअल है। कुछ सवाल सीधे फैक्ट से संबंधित रखे गए। कुछ सवाल संसदीय प्रक्रिया कार्य संचालन के नियमों से पूछे गए हैं। कुछ सवाल शब्दावलियों से पूछे गए हैं। कुछ सवाल न्यायिक निर्णयों से पूछे गए हैं। तो इन्हीं 4-5 मेजर पोर्शन के आधार पर हमें 2020 और 2021 के लिए रणनीति बनानी होगी। अर्थात इन पोर्शनों को हमें संविधान और राज्य व्यवस्था में यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा ज्यादा गौर करना होगा। उत्कर्ष परिवार पहले भी आपके साथ था, आज भी आपके साथ है और आगे भी भविष्य में आप जो भी तैयारी करेंगे उसमें हर संभव सहायता करेगा। चलिए, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।